हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जो भी मैंने अपनी 2 मैराथन हुई है, वन शॉट पे मैंने पूरी की पूरी आपकी ज्योमेट्री करवा दी है और आपको वो ज्योमेट्री की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अभी मैं चाह रही थी कि 2 वीडियो और बना दूं। आज एक आ जाएगी और एक और आएगी। तो उनमें क्या होगा, आपके जो ये है ना कि जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिन टॉपिक्स पे, मैं चाह रही हूँ वो सारे के सारे अगर आप ये 4 वीडियो देख देख लेते हो तो जो भी आपका एचटेट होने वाला है, एचटेट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके बहुत सारे क्वेश्चन 2013 से लेकर 2013 से 2023 तक के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना कि उसमें से मैं ज़्यादा नहीं कहती, आपके 50 से 52 52 या फिर 53 के आसपास क्वेश्चन है ना सारे हो रहे होंगे। अगर ये 4 वीडियो आप देख लेते हो, 4 आएगी या 5 आएगी, अगर ज़्यादा हुआ तो मैं एक वीडियो और बना दूंगी, क्योंकि कर्वेचर और उस पर भी मैं सोच रही हूँ कि उस पर भी एक क्वेश्चन आता है ना तुम्हारा, तो उस पर भी एक वीडियो हम कर लेंगे। ठीक है, ये अगर आप 4 या 5 वीडियो आएगी, अगर ये 4 या 5 वीडियो आप देख लेते हैं, वैसे तो मैंने टॉपिक वाइज भी बना रखी है एस्टेट पीजीटी के लिए, लेकिन अगर वो नहीं भी देख पाते, ये 5 वीडियो भी देख लोगे तो इसमें सारा का सारा कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं इसमें उसमें मैंने क्या करवाया हुआ है, जितने भी जैसे केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, वो सबके लिए है, क्योंकि मैंने उसके अंदर कुछ भी रिजल्ट नहीं छोड़ रखा। जो भी चैप्टर करवाया है उसमें मैंने कोई रिजल्ट नहीं छोड़ा है कि आपका क्वेश्चन नहीं होएगा। इसमें मैं सारे के सारे वो करवा रही हूँ जो एस्टेट पीजीटी में आते हैं, बस वो कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ जो एस्टेट पीजीटी में जिस पे आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है भाई, चलो करें फिर स्टार्ट। आज हम करेंगे बाइनोमियल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कहाँ तक चलता है। ठीक है भाई, बाइनोमियल आज हमें करना है बाइनोमियल। बाइनोमियल के अंदर क्या करना है हमें, बाइनोमियल जैसे अपने पास क्या होता है, a प्लस बी की पावर n आ जाए और इसके हमें खोलनी है बाइनोमियल। कैसे खोलते हैं, एन सी नॉट, तो b की पावर 0 और a की पावर n, एन सी 1 b की पावर 1 a की पावर n माइनस एंड सो ऑन, एन सी एन ए की पावर 0 और b की पावर कितनी हो जाती है, n हो जाती है। अगर इसके अंदर आता है, ये होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी की। अगर अपने पास a माइनस बी आ जाए तो कुछ नहीं है, अगर ये आ जाए a माइनस बी की पावर n, एन सी 0, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस बस b की जगह माइनस बी ले लेना, a की पावर n, एन सी 1 माइनस बी की पावर ए की पावर n माइनस 1। या फिर बुक्स में कई बार बुक्स में क्या लिखा होता है, एन सी 0 बी की पावर 0 माइनस 1 की पावर 0 ए की पावर n, एन सी 1 माइनस 1 की पावर n बी की पावर 1 ए की पावर n माइनस। आप इस तरह से लिखने की बजाय इसको ऐसे ही ले लो, चाहे प्लस हो तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लो। ठीक है भाई, चलो अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी। अगर अपने पास ए की पावर बी, a प्लस बी की पावर n है, तो यहाँ से पहला होता है नंबर ऑफ टर्म। इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म है, 0 से स्टार्ट होती है n तक जाती है, तो नंबर ऑफ टर्म आ जाए तो n प्लस 1 होती है। नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी, n प्लस 1 होगी। ठीक है भाई, नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी, n प्लस 1। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ठीक है, फिर अपने पास एक चीज होती है इसमें, NCR, वैसे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये बताऊंगी, NCR इक्वल होता है NCN माइनस आर के। ठीक है भाई, दूसरा क्या होता है, एक NCR इज इक्वल टू NCY x इक्वल है NCY के। दिस इंप्लाइज दैट या तो x इज इक्वल टू वाई होगा या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू n होगा। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात, चलो ठीक है। फिर 2-3 चीजें और है इसी के अंदर, क्योंकि ये यूज हो रही है अपने पास कॉम्बिनेशन टर्म। देखो NC0 जो होगा वो अपने पास 1 होगा और NCN जो होगा वो भी अपने पास 1 होगा। NCN कैसे खोलते हैं, NCR कैसे खोलेंगे हम, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, ये अपने पास बाइनोमियल का, ये अपने पास इनको क्या बोलते हैं, दैट इज द कोफिशिएंट, दैट इज द बाइनोमियल कोफिशिएंट। वेहर में ये चीजें और लिखो, वेहर NC0, NC1, NC2, NCN is binomial coefficient, binomial coefficient। ठीक है भाई, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखना, अगर आपसे पूछे, अगर आपसे किसी की भी a प्लस बी, नंबर ऑफ टर्म मैंने कितनी बताया, n प्लस 1 होती है। द rth टर्म,
द rth टर्म ऑफ a प्लस बी की पावर n। कैसे निकालोगे? इट इज डिनोटेड बाय टी आर। ये टी आर जो होता है इक्वल होता है एन सी आर माइनस वन। rth टर्म है तो यहाँ r माइनस वन आएगा। a की पावर n माइनस जो भी आपने यहाँ लिखा है r माइनस वन और b की पावर r माइनस वन। rth टर्म ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। a की पावर n माइनस r वन, इन दोनों का जो सम होता है वो अपने पास हमेशा n आना चाहिए, ठीक है भाई। और यहाँ एन सी, इसको बस एक तरीके से याद रख लेना कि जो पीछे वाली टर्म होती है हमेशा उसकी पावर ये लेते हैं और बचा हुआ एन में से जो भी ये लिया है ये एन में से माइनस कर दो, ये होते हैं अपने पास, ठीक है। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, सेकंड पॉइंट लिखो। ये फर्स्ट पॉइंट था जिसके अंदर देखो फर्स्ट पॉइंट में आपने लिखना है नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, n प्लस वन होगी। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, n प्लस वन होगी। a प्लस बी की पावर n अगर अपने पास कोई भी दे रखी है एक्सपेंशन, तो उसकी जब भी तुम बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलोगे उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन होगी, ठीक है। फिर अपने पास rth टर्म किस तरह से, पहला तो बताना है हमें, जैसे a प्लस बी की पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म, पहले नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन, किसके अंदर, इसका जिक्र करेंगे हम। सेकंड अपने पास आता है rth टर्म यानी कि टी आर, वो क्या होगी अपने पास, अगर rth टर्म निकालनी है तो कैसे निकालोगे, n सी आर माइनस वन और a की पावर n माइनस आर माइनस वन इंटू में b की पावर r माइनस वन, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर तुम्हारे पास आ जाए a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n और प्लस a माइनस बी की पावर n, ये आ सकता है, ठीक है। और यहीं पर ये भी आ सकता है a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n। इस पे क्वेश्चन आता है कई बार। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ सारी के सारी क्या आ जाएगी, इवन टर्म। कैसी आएगी, इवन टर्म, ओड नहीं आएगी इसके अंदर, ट्वाइस हो जाएगा इवन टर्म का। इवन टर्म कौन सी इवन टर्म, जो आप ये लिख रहे हो ना NC0 NC2, ये आ जाएंगे। इसमें कोफिशिएंट जो होंगे वो कौन कौन सी टर्म आएगी, इसमें आएंगी सारी की सारी इवन टर्म। इवन टर्म मतलब कैसे, NC0 यहाँ कुछ भी आएगा प्लस NC2 NC4 ये आ जाएंगी। और इसके अंदर सारी के सारी ट्वाइस होगा NC1 NC3 NC5, सारी की सारी क्या आएगी, ओ टर्म। ए और बी की जो भी पावर रहेगी वो आती जाएगी। तो यहाँ पे सारी की सारी ओ टर्म आएगी, इसमें सारी की सारी इवन टर्म। सम लेते हो तो इवन टर्म का ट्वाइस होता है, और अगर तुम्हारे पास डिफरेंस लेते हो तो सारी की सारी ओ टर्म आती है, ठीक है भाई, समझ में आई ये बात। नेक्स्ट तुम्हें फोर्थ पॉइंट में है, हाँ फोर्थ पॉइंट लिखो। वैसे तो ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी करवाऊंगी, लेकिन यहाँ भी बता ही देती हूँ। अगर कहीं भी C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn आ जाए तो 2 की पावर n होता है कोफिशिएंट का सम। और अगर अपने पास आ जाए कि सारे के सारे इसके इवन कोफिशिएंट्स का सम आ जाए तो वो 2 की पावर n माइनस वन होता है। अगर तुम्हारे पास ओड कोफिशिएंट आ जाए, क्या आ जाए, ओड आ जाए, तो तुम्हारे पास 2 की पावर n। इवन आ जाए, ओड आ जाए, 2 की पावर n माइनस वन होता है सम। सारे कोफिशिएंट का सम आ जाए तो 2 की पावर n होता है। यहीं पर अगर C0 माइनस C1 प्लस C2 ऐसे आ जाए तो ये 0 होता है, ठीक है भाई, ये क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। क्लियर है? ओके, ये था तुम्हारा फोर्थ पॉइंट। लिखो भाई फिफ्थ पॉइंट में वो तुमसे क्या पूछ सकता है, फिफ्थ पॉइंट में हमसे पूछ सकता है मिडल टर्म। नेक्स्ट है मिडल टर्म, ठीक है। मिडल टर्म में इफ दो केस बनेंगे, इफ n इज इवन और इफ n इज ऑड, ठीक है। मिडल टर्म में आपको n इवन होगा और n अगर ओड होगा। अगर n ओड है तो n प्लस वन बाय में 2th टर्म जो होगी वो तुम्हारी क्या होगी, अगर अपने पास मिडल टर्म कौन सी होगी, n प्लस वन बाय में 2th टर्म क्या होगी, मिडल टर्म होगी। और अगर अपने पास n इवन है तो n बाय में 2 प्लस 1th टर्म इज मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म।
वो क्या होगी, मिडल टर्म होगी। ठीक है भाई। दूसरा n+1/2th टर्म, एंड दूसरी कौन सी होगी, n+1/2 + 1th टर्म। ठीक है, ठीक है। अगर n इवन है तो n/2 + 1th टर्म एक ही टर्म आएगी जो मिडल टर्म होगी। अगर n ओड है तो उसकी मिडल टर्म दो होंगी। कौन कौन सी होगी, n+1/2th टर्म और एक उससे नेक्स्ट हो जाएगी, यानी कि n+1/2 + n+1/2 + 1th टर्म। अगर यहाँ से अपने पास 5th टर्म आ जाती है तो उससे नेक्स्ट 6th टर्म, यानी कि ये दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, मिडल टर्म हो जाएगी। कब, जब n की वैल्यू ओड होगी। और इवन है तो एक ही टर्म मिडल टर्म आएगी, n/2 + 1th टर्म तुम्हारी क्या हो जाएगी, मिडल टर्म हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है इतना। चलो अब यहीं पर साथ साथ एक और करवा देती हूँ, रिलेटेड है ये। 6th आता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होगा, क्या आता है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट NC/n/2 होता है, NC/n/2। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा NC/n/2 इफ n इज इवन, और NC/n-1/2 एंड NC/n+1/2 इफ n इज ओड। अगर n तुम्हारे पास ओड है तो हाँ ठीक है, ये भी लिख सकते हो और इसी को ये भी लिख सकते हो, NC/n+3/2। n+3/2 लिख दो, इसी को ये लिख सकते हो, तो इसको छोड़ो, NC/n-1/2th या फिर NC/n+1/2th। ये क्या होंगे तुम्हारे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होंगे अगर n ओड है, और अगर n इवन है तो NC/n/2 जो कोफिशिएंट बनेगा वो तुम्हारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। अगर n इवन है तो NC/n/2 होगा। टर्म में और कोफिशिएंट में कंफ्यूज मत होना। कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, n इवन है। और टर्म की बात पूछ ली जाए, मिडल टर्म की बात पूछ ली जाए तो वो क्या होगी, मिडल टर्म कौन सी होगी, n/2 + 1th जो टर्म होगी वो मिडल टर्म होगी। n अगर इवन है, n ओड है, तो जिस तरह से ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट दो आए हैं ऐसे ही टर्म भी दो होगी। कौन कौन सी होगी, एक अपने पास होगी n+1/2th होगी, और एक n+1/2 + 1th जो होगी, ये दो क्या होंगी तुम्हारी मिडल टर्म होगी। ये मिडल टर्म की बात करता है, ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात कर रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है भाई, आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट भाई, जैसे अपने पास एक लिख दिया, मैं एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, ये x+1 में x⁴ दे दिया, और इसमें अगर आपकी मिडल टर्म पूछता है तो तुम्हारी ये क्या है, अपने पास इवन है, तो इसकी मिडल टर्म क्या हो जाएगी। ठीक है, मिडल टर्म कैसे निकालते थे, मैंने कहा था 2n/2 + 1th। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, n+1th जो टर्म होगी वो तुम्हारी क्या होगी, मिडल टर्म होगी। क्या होगी, मिडल टर्म होगी। अगर इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा जाए तो 2n/2 तो कौन सा होगा भाई, 2n/n जो कोफिशिएंट होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि 2n हमेशा इवन टर्म होती है। समझ में आया भाई, ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, ये मिडल टर्म होगी। क्लियर हो गया है, क्योंकि इसी का पेपर में, किसी पेपर में आया हुआ था ये। ओके, एक क्वेश्चन और आता है भाई, ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है। देखो, जो मैंने रिजल्ट करवाया था आपको, a + b⁴n + a - b⁴n बताया था, और एक a + b⁴n - a - b⁴n है। उस पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें कैसे करना है, देखो वो ऐसे देगा, तुम्हें ऐसे देगा, सम ऑफ ओड टर्म इज b, और फिर देगा सम ऑफ इवन टर्म इज q। सम ऑफ ओड टर्म और सम ऑफ इवन टर्म देगा,
ठीक है। और आपको बताना है, ठीक है, फिर आपको बताना है कि x प्लस ए की पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए की पावर 2n क्या होगा। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ ये p कैसे दिया हो। ये देगा कि अपने पास x प्लस ए की पावर n है। ठीक है, तो आप क्या लेके चलोगे, एक x प्लस ए लेके चलोगे, एक x माइनस ए लेके चलो। इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्या t1 प्लस t3 प्लस t5, मैंने ये लिख दिया, मतलब एक फर्स्ट टर्म होगी, एक मैंने t नोट प्लस में t2 प्लस एंड सो ऑन, ये क्या होगी, सारी की सारी इवन टर्म लिख दी। ये ओड टर्म टोटल मैं इस तरह से टर्म लिख सकती हूँ, यानी कि 0th टर्म होगी, फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड होगी, मैंने ऐसे लिख दिया। सिमिलरली क्या मैं लिख सकती हूँ क्या x माइनस ए की पावर n को, कैसे, ऐसे ही t1 प्लस t3 प्लस t5 एंड सो ऑन, और प्लस में इसको भी t नोट प्लस में t2। ठीक है, इसकी भी ऐसे टर्म होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, नेगेटिव आया हुआ है, तो नेगेटिव वाली में क्या हो जाएंगे भाई, इसमें सारी की सारी टर्म क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, टी नोट t2 और t3 इसमें अपने पास इस तरह से हो जाएगी। समझ में आई ये बात, क्योंकि माइनस में खोलोगे तो ये नेगेटिव आएंगी ना टर्म, और ये क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, सही लिखा है मैंने, इसकी खोलूंगी तो अपने पास क्या आएगा, NC0 ए की पावर 0। ठीक है, और x की पावर n प्लस NC1 माइनस ए की पावर 1, नहीं नहीं मैंने गलत लिखी है जी, ये प्लस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ऐसे ही होगी। उसने क्या दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है p, इसको दिया हुआ है q, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, लिख दिया मैंने ऊपर। ठीक है, देखो x प्लस ए की पावर n को लिख सकती हूँ p प्लस q, और x माइनस ए की पावर को लिख सकती हूँ क्या, इसको क्या दिया हुआ है, q माइनस p। चाहिए क्या आपको, x प्लस ए की पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए की पावर 2n, यही चाहिए। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, मैंने बताया था जब दोनों का डिफरेंस आ जाए तो तुम्हें क्या लिखना होता है, एक मिनट वो पूछेगा ऐसे, लेकिन डिफरेंस से पहले ये बताना एक बार कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, एक्स प्लस ए की पावर n माइनस एक्स माइनस ए की पावर n, और मल्टीप्लाई में लिख दूँ x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n। देखो भाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को a माइनस बी ए प्लस बी में खोल दिया, और ये मैंने क्या बताया था, ये किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ मैंने क्या बताया था, किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ ओड टर्म क्या लिया आपने, क्यू, और इसको मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ इवन टर्म क्या दे रखा है, p, इसको निकालोगे तब भी ऐसे ही आएगा, और ऐसे निकालोगे तो ये किसके इक्वल आ गया, 4p, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन में, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को इस तरह से तुम्हें करना है। अदरवाइज क्या करेंगे बच्चे, ऐसे लिखेंगे और फिर निकालोगे, तुम ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, इसको कैसे करोगे, एक बार ऐड करोगे, ऐसे लिख लोगे। पहली बात तो यही दिमाग में नहीं आएगा कि ऐसे भी लिखना है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है कि ये तो अपने पास सम ऑफ, क्योंकि उसने दे ये रखा है सम ऑफ इवन टर्म, और ये सम ऑफ इवन टर्म होता है उसका ट्वाइस होता है, ये सम ऑफ ऑड टर्म होता है उसका ट्वाइस होता है, मैंने अभी बताया आपको। अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे करना पड़ेगा, एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, और उसके बाद भी इसी चीज पे पहुंचोगे तुम। ठीक है, क्लियर हो गया है, चलो चलो भाई, ओके। एक कितने हो गए थे, 5 हो गए थे। 6th पॉइंट में अगर कहीं पर भी, अगर तुम्हारे ऐसे आ जाता है कि RCR R+1CR एंड सो ऑन NCR तक आ जाए, तो ये इक्वल होता है N+1CR+1 के। समझ में आया भाई, किसके इक्वल होता है, N+1CR+1 के। अगर RCR से लेकर NCR तक है तो N+1, इसमें भी एक ऐड हो जाता और इसमें भी एक ऐड हो जाता। अगर ये आए कि करना कैसे, तो इसके लिए आप कर सकते हो, अगर आपको ये देखना है कि आपको करना करना कैसे है, तो आप RCR है,
आपको पता है इनमें क्या होता है अपने पास इसको लिख सकते हो r+1 CR+1। तो इसमें क्या होता है r+1, नीचे वाले में से जो बड़ा होता है ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो प्रूफ है। फिर अगर r से r आप डायरेक्ट याद रख लेना, r से r r+1 ये इक्वल होता है n+1 CR+1, वरना तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा, सबको कंबाइन करना पड़ेगा दो को, ठीक है। इसको लिखना पड़ेगा, कैसे करोगे फिर, इसको लिखना पड़ेगा, जो ये था इसको NCN लिखना पड़ेगा और इसको कंबाइन करना पड़ेगा NCR के साथ, इन दोनों को पीछे वाले को कंबाइन करना पड़ेगा फिर इकट्ठे, तब होएगा इसका प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट भाई, ओके। नेक्स्ट अगर तुम्हारे पास ऐसे आ जाता है, अगर आ जाए नेक्स्ट जो है, पहले मैं ये लिखवा देती हूँ, ठीक है। अगर ये आ जाए, मतलब ये आ जाए C0 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर और एंड सो ऑन Cn का स्क्वायर, Cn-1 का स्क्वायर और Cn का स्क्वायर। देखो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, C0 का मतलब होता है NC0 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है NC0 NC0, NC1 NC1, NC2 NC2 और ये NCN और NCN, ये किसके इक्वल होता है भाई, इनमें से एक को क्या कर लो, एक को क्या कर लो n, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं लास्ट वाले को, इसको NC n-n क्या हो जाएगा 0 और NCN, ऊपर वालों को ऐड कर दो 2NC, इनमें से जो बड़ा है वो लिख दो 2NCN के इक्वल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2NCN के इक्वल हो जाएगा, 2NCN के इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर यहीं पे ये आ जाए NC0 NC2 NC2 NC4 and so on NC 2n-2 NCn-2 और NCN, तो ये किसके इक्वल होगा भाई, मैंने अभी बताया इसको क्या करोगे, n और n कितना हो जाएगा 2n और c दोनों में से बड़ा कौन सा है n, तो ये 2n c n के इक्वल हो जाएगा क्या n-2, इनमें डिफरेंस भी तो है ना, नहीं कुछ तो गलती कर रहे हो, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो लेना है भाई, ठीक है। छोटा क्या होगा n-2 है तो n-2, सॉरी यहाँ पे अपने पास ये क्या हो जाएगा NCN, तो जो भी एक आएगा वो एक ले लोगे, यहाँ पे इन दोनों में से जो छोटा होगा वो ले लोगे। लेट अस सपोज दैट यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है NC0 NC1 NC1 NC2 NCn-1 NCN, तो 2NCn-1 होगा, ये n नहीं होगा, क्या लिखना है इन दोनों में से जो छोटा होगा वो लिखना है नीचे और ऊपर दोनों को ऐड करना होता है, ठीक है भाई। अगर इनके बीच में माइनस का साइन आ जाए तो आंसर 0 होगा हमेशा, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। एक और इसके अंदर ही लिखना है, नेक्स्ट है अगर आ जाए अपने पास NC1 ट्वाइस ऑफ NC2 प्लस थ्राइस ऑफ NC3 एंड सो ऑन NNCN, अगर तुम्हारे पास ये आ जाता है, ठीक है, अगर अपने पास ये आ जाता है तो ये इक्वल होता है n एज इट इज 2 की पावर n-1, जो और टर्म का सम होता था ये सारी टर्म आएगी, तो ये होगा n 2 की पावर n-1
1, ठीक है। और अगर इनके बीच में आ जाता है माइनस, यहाँ प्लस फिर माइनस, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इसी की जगह ये आ जाए NC 0 की बजाय NC नॉट से स्टार्ट हो जाए, ये हो जाए NC नॉट ट्वाइस ऑफ NC1, यहाँ ट्वाइस 2 के साथ था, थ्राइस थ्राइस के साथ था, तो ये आया। अगर तुम्हारे पास ये आ जाए 3NC2 अपने पास n+1 NCN, तो इक्वल होगा n+1 2 की पावर n-1, ऊपर n-1 था, यहाँ देखो यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ n+1 तक गया, तो कितना होगा n+1 2 की पावर n-1। अगर यहाँ प्लस हो हर जगह और यहाँ 1 से स्टार्ट होकर n तक जाता है तो यहाँ पे n होगा, 1 से स्टार्ट होकर अगर n+1 तक जाता है तो यहाँ n+1 होगा, ठीक है भाई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। अब इसके अपने 2-3 जो है जो सबसे फेमस रिजल्ट है हमें वो करने हैं, ठीक है भाई। देखो, और हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया है कि बाइनोमियल से क्वेश्चन आया हो और इस पे क्वेश्चन ना पूछा हो, ठीक है। एक तो आपसे पूछेगा इंडिपेंडेंट, या तो पूछता है कि टू डिटरमाइन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टू मार्कर नहीं चल रहे ना, एक मिनट में इंक ही डाल लेती हूँ। To determine the term independent of x, या पूछेगा टू डिटरमाइन द टर्म ऑफ x की पावर r, या फिर पूछ सकता है इसी में x की पावर r। मैं दोनों ही बताती हूँ आपको कैसे निकालना, ठीक है। आपको कोई भी टर्म दी होगी, लेट अस सपोज दैट x की बाइनोमियल है x की पावर अल्फा, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, x की पावर बीटा की पावर n। तो आपको क्या करना है, आपको करना है दिस मल्टीप्लाई दिस n ऑफ अल्फा। अगर इंडिपेंडेंट कहता है तो आपको -0 करना है, और अगर आपसे आरत कहता है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको r करना है, डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम होता है अल्फा प्लस बीटा, इससे आपकी r आएगी। और टर्म कौन सी होगी, अगर टर्म पूछे तो टर्म होती है r+1। समझ में आई बात, टर्म कौन सी होगी, यानी कि इसी को ये टर्म आ जाए तो r+1 टर्म, ये क्या होगा तुम्हारे पास, इतनी जो भी आएगी वो x की पावर आएगी, ये क्या आएगी x की पावर होती है, क्या होगी x की पावर। इंडिपेंडेंट पूछता है तो यहाँ से r निकल जाएगा, यहाँ से ये क्या आ जाएगी r आ जाएगी, x की r कहता है तो ये r आ जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x कहता है तो वहां से r आ जाएगी कि कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट होगी। टर्म कौन सी होगी, उससे एक बढ़ा के, अगर यहाँ 3 वैल्यू आती है लेट अस सपोज दैट, तो टर्म हो जाएगी 4th, समझ में आया। अगर यहाँ 0 वैल्यू आती है तो टर्म हो जाएगी 1st, ठीक है, टर्म कौन सी हो जाएगी 1st। अगर यहाँ 1 वैल्यू आता है तो टर्म हो जाएगी 2nd, और r की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ r की वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ r की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या करना होता है, n की इसके साथ ले लो n अल्फा, जैसे इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछे तो अपने पास क्या होगी n अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। अगर आरत बोले तो आएगी n अल्फा माइनस r डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये किसकी वैल्यू होती है, ये r की वैल्यू होती है, यहाँ भी ये r की वैल्यू होती है। टर्म पूछे तो इसमें 1 ऐड कर दो, टर्म पूछे तो इसमें 1 ऐड कर दो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस पे तो पक्का ही क्वेश्चन आता है। और तो शायद अपने इसमें कुछ है नहीं। देखो एक बार थोड़ा सा पूरा आपको बता देती हूँ। देखो बाइनोमियल के अंदर या तो पूछेगा नंबर ऑफ टर्म,
ठीक है, ये सम ऑफ कोफिशिएंट। एक ये भी पूछता है, जैसे ये दे देगा x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n और पूछेगा सम ऑफ द कोफिशिएंट, फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट। सम ऑफ कोफिशिएंट तो हर किसी के इक्वल पे 1 पुट कर दो, तो 1 प्लस में 1 की पावर n, इसका सम ऑफ कोफिशिएंट 3 की पावर n हो जाएगा। लेकिन अपने पास बेसिकली बाइनोमियल में 2 ही टर्म होती है a प्लस बी की, तो a और b की जगह 1, तो तभी हम जो एन सी नोट एन सी वन का जो सम कहते हो 2 की पावर n कहते हो, वो सम ऑफ द कोफिशिएंट ही तो होता है। एन सी नोट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू एन सी एन क्या होता है, सम ऑफ द कोफिशिएंट। और वो कितना लिखते हैं, 2 की पावर n। क्यों लिखते हो, क्योंकि हम वहाँ पे एक्सपेंशन जब खोलते हैं तो 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन होती है वो, और x की जगह 1 पुट करोगे तो 2 की पावर n आ जाता, वो आता वहीं से है। सम ऑफ द कोफिशिएंट यहाँ पे चाहे 1000 तक के कर दे, x y z t कर देगा, p कर देगा, और फिर इसका पूछ लेगा हर किसी के अंदर आपको 1 पुट कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर n आ जाएगा। जब भी आपसे सम ऑफ द कोफिशिएंट पूछे, यहाँ प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, आपको हर वेरिएबल की जगह 1 पुट करना है जब भी किसी का सम ऑफ द कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए। ठीक है, शायद ये रह गया था। ठीक है भाई। फिर अपने पास चलो, शायद और तो इसमें कुछ रहता नहीं है मेरे हिसाब से तो। हाँ, एक चीज और रह गई है, आपसे ये पूछ सकता है टू फाइंड ए टर्म फ्रॉम द एंड, टू फाइंड ए टर्म फ्रॉम द एंड। अगर आपसे कभी भी एंड से कोई टर्म पूछता है, ठीक है, एंड से कोई भी टर्म पूछता है, एक्स प्लस ए की एक्सपेंशन ले, किसी की भी एक्सपेंशन ले ले, तो जो स्टार्टिंग से जो टर्म आरत होती है, तो एंड से वो टर्म अगर एंड से लेनी है तो n माइनस आर प्लस 2th होती है। एंड से कौन सी होगी, ये स्टार्टिंग से टर्म होती है और ये एंड से होती है। अगर ये स्टार्टिंग से है तो फिर उसकी एंड की टर्म ये होगी। अगर आरथ टर्म कहे कि एंड से आरथ टर्म निकालो, तो वो क्या होगी, n माइनस आर प्लस 2th होगी। ठीक है, n माइनस जो भी टर्म बोले n में से माइनस कर दो, जो भी आपके पास n दे रखा है n में से माइनस कर दो और उसमें प्लस। जैसे ये कह दे कि एंड से थर्ड टर्म निकालो, तो आप क्या करोगे, n माइनस 3 प्लस में 2, यानी कि कौन सी टर्म निकाल दोगे, n माइनस 1th टर्म स्टार्टिंग से निकाल दो, वो लास्ट से थर्ड टर्म हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग से n माइनस 1th टर्म निकाल दो, वो लास्ट से थर्ड टर्म हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखो भाई, हमने बाइनोमियल में क्या क्या किया है, बाइनोमियल में सबसे पहले हमने क्या किया कि नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, फिर मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म निकालने के बाद क्या कर सकते हैं, मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, कौन से, a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n। एक वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द इवन टर्म, बीच में अगर माइनस आ जाए तो सम ऑफ द ओड टर्म, और ट्वाइस बाहर होता है। और उसके अंदर हमने क्या किया था, मैंने ये बताया था कि मिडल टर्म इवन के अंदर अपने पास कौन सी होती है, n/2 प्लस 1th होती है, और अगर ओड के अंदर आ जाए तो ओड के अंदर कौन सी होती है, तो ओड के अंदर कौन सी होती है, n प्लस 1/2, 2, n प्लस 1 बाय में 2th टर्म होती है, और n प्लस 1 बाय में 2 प्लस 1th टर्म होती है, 2 टर्म होती है जो कि अपने पास मिडल टर्म होती है। फिर अपने पास था कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होता है, nc, अगर n इवन है तो nc n/2 होता था, और अगर अपने पास n ओड है तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि उसके अंदर अपने पास 2 ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आए थे। एक तो कौन सा आया था, एक तो आया था अपने पास nc n-1/2, और एक आया था nc n+1/2, ये अपने पास ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आए थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, सारे के सारे देखा था, सम ऑफ द कोफिशिएंट बिल्कुल लास्ट में करवाया था कि सम ऑफ द कोफिशिएंट हर वेरिएबल की जगह हमें 1 पुट करना होता है। मैंने आपको कुछ 5-6 ये लिखवाए थे कि जो सम होगा, जैसे nc0 nc1 का बताया था कि किसके इक्वल, 2 की पावर n के इक्वल होगा, ओ टर्म का सम जो 2 की पावर n-1 के इक्वल होगा, इवन टर्म का जो होता है 2 की पावर n-1 के इक्वल होगा। अगर आगे अपने पास 1 से लेकर n तक के
और NCN आ जाए, सम लिखा है तो ये मैंने बताया था किसके n2 की पावर n-1 होगा। अगर यहाँ बीच में कहीं पे माइनस साइन आ जाए, अल्टरनेट चलते रहे तो हमेशा 0 आंसर आएगा। और अगर अपने पास ये 1 से लेकर n+1 तक जाता है तो अपने पास n+1 2 की पावर n आएगा। ठीक है, ये हमने फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो किया था कि अगर x की पावर पूछेगा वो या तो इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछेगा तो वहाँ से r कैसे निकालना होता है, n की पावर n अल्फा, मैंने कहा था -0 अल्फा प्लस बीटा कर देना, और उसमें आ जाए तो n अल्फा माइनस में r बाय में अल्फा प्लस बीटा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये r की वैल्यू आ जाएगी, और टर्म कैसे निकलेगी, r प्लस 1th टर्म हो जाएगी। ठीक है भाई, आई होप ये बाइनोमियल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे परमुटेशन। नेक्स्ट अपने पास करना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यही था अपना। चलो भाई नेक्स्ट हमें करना है परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जिसने पहले की वीडियो देख रखी है वो रिवीजन के लिए देख सकता है, और जिसने नहीं देख रखी है वो अपना पहले की वीडियो पहले वाली वीडियो देखना, उसके बाद ये देखना, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी, अब बस बताऊंगी थोड़ा थोड़ा। देखो भाई, टोटल जो अपने पास इसमें 5 रिजल्ट करने हैं, हमें परमुटेशन में हमें सिर्फ 5 रिजल्ट करने हैं। पहला रिजल्ट अपने पास क्या कहता है कि जब भी आपसे कोई भी परमुटेशन की बात करें तो अपने पास परमुटेशन NPR होता है। तो ये कैसे खुलता है, n फैक्टोरियल, और ये होता है n माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसे खुलेगा, दैट इज द परमुटेशन। अब क्वेश्चन इस तरह से इस पे कैसे आते हैं, अगर द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, पहला जैसे है द नंबर ऑफ, पहला जो पॉइंट डालोगे तुम, पहला अपने पास है द नंबर ऑफ परमुटेशन, the number of permutation, the number of permutation of n different things, of n different things are at a time, are at a time, आपको r at a time लेनी है तो क्या हो जाएगी, NPR हो जाएगी, यानी कि n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, जैसे आपको क्या करना है, 5 डिजिट नंबर, क्वेश्चन साथ में एग्जांपल लिखवा ही रही हूँ। क्वेश्चन कैसे आएंगे, टू फाइंड द 5 डिजिट नंबर, टू फाइंड द 5 डिजिट नंबर। ठीक है, आपको 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, किससे, डिजिट वो आपको दे देगा, जैसे उसने दे दिया 1 2 3 5 और 6, इससे आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो इसके लिए अपने पास कितने हैं, 5 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है। तो 5 डिजिट नंबर, एक तो आप, एक मिनट, 5 डिजिट सारे के सारे अगर डिस्टिंक्ट है, अगर n डिफरेंट थिंग्स है तभी आप बनाओगे इसमें। ठीक है, अगर अपने पास n डिफरेंट थिंग्स है तो अपने पास बनाना, जैसे लेट अस सपोज दैट एक 7 भी होता। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। देखो ये अपने पास n की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, 6, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, 6p5, 5 डिजिट नंबर बनाना है, 6p5 लिखेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 6 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, तो जो भी आंसर आएगा 6 × 5 × 4 × 3 × में 2। ठीक है, ये अपने पास कितना हो गया 20, और ये अपने पास 6 × में 6, ये हो गया 36 × में 20 कितना होता है भाई 720। ठीक है, ये अपने पास 720 आ गया। क्लियर है इतना। और अगर आपको किसी जर्नल मेथड से, वैसे ये लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन में अपने पास ये लगता है कि जब भी अपने पास ये क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये सारे के सारे डिफरेंट है तो उसके अंदर परमुटेशन लगता है, जब भी वो ये कहे कि 5 डिजिट नंबर तुम्हें फॉर्म करने हैं। क्लियर है भाई। अब दूसरा अपने पास कितने कह रहा है, 5 डिजिट कह रहा है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, तो पहले पे चॉइसेस कितनी होगी 6, और दूसरे पे 5, इस पे कितनी होगी 4, इस पे 3, और इस पे कितनी होगी 2, सबकी मल्टीप्लाई कर लेना 720 आएगा। ऐसे भी बना सकते हो। अब लेट अस सपोज दैट यहाँ पे एक नंबर 0 होता, अब भी नंबर तो क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो इसमें परमुटेशन कैसे लगाओगे, आप निकालोगे सबसे पहले अपने पास ये कितने हैं 6 डिजिट, और 6 में से आपको कितने चाहिए 5, लेकिन आपको एक 0 तो स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता, वो वाले माइनस करने पड़ेंगे, कौन से 5p5, ये वाले माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके आपसे
ये क्वेश्चन होएगा। समझ में आया? अगर इनमें से 0 आ जाता, पहली बात हमें देखना सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, दूसरी बात हमें देखना है उसके अंदर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो अपने पास ऐसे निकलेगा ये क्वेश्चन। क्यों निकलेगा ऐसा? देखो यही ऐसे बनाओ, देखो क्या स्टार्टिंग में अगर मैंने 0 ले लिया, अब ये 6 चॉइसेज है, मैं यहाँ 6 नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि अगर मैंने यहाँ स्टार्टिंग में 0 ले लिया तो ये नंबर कितने डिजिट का रह जाएगा? 4 डिजिट का, जबकि ये तो कह रहा है 5 डिजिट का बनाना है। तो यहाँ पे कितनी चॉइसेज हो सकती है? 5 चॉइसेज। फिर यहाँ पर कोई एक तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे तो 0 भी आ सकता, तो इसके पास भी चॉइसेज कितनी हो जाएंगी? 5। इसके पास चॉइसेज कितनी हो जाएगी? 4। इसके पास 3 और इसके पास 2। इसको निकाल लेना, फिर क्वेश्चन का आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, 5 × 5 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा शायद। चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है, 1 मिनट रुकना। ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट, परमुटेशन in which all things are not different। अब क्या है, कुछ थिंग्स रिपीट भी हो सकती है, तो अपने पास क्या होगा, तो अपने पास किस तरह से लिखोगे? लेट अस सपोज दैट, एग्जांपल से बताती हूँ। लेट अस सपोज दैट द नंबर ऑफ परमुटेशन, एग्जांपल है ये, द नंबर ऑफ permutation of n things where q things are alike and r are alike। वही जो n थिंग्स है, n में से क्या है, q एक जैसी है और r एक जैसी है, तो अपने पास कैसे निकलेगा? तो अपने पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये q एक जैसी है तो यानी कि q के फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, r एक जैसी है तो r के फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई? जैसे अपने पास ये लगेगी कहाँ पे? जैसे अपने पास ये सेकंड जो पॉइंट है वो कैसे लगेगा? जैसे अपने पास ये आ जाए कि हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड, एग्जांपल है हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड conformed by मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से टोटल मैथमेटिक्स में 11 अपने पास क्या होते हैं? वर्ड हो, 11 अपने पास लेटर होते हैं। m अपने पास 1 2 3 टाइम रिपीट हुआ है, क्यों की जगह 3 हो जाएगा तो 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। a अपने पास कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम, तो 2 का फैक्टोरियल। t अपने पास 2 टाइम तो 2 का फैक्टोरियल। ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आ जाएगी। और इससे अपने पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद, यहाँ पे मैथमेटिक्स दे सकता है, कॉम्प्लेक्स दे सकता है, और क्या देता है, एक दो वर्ड और दे देता जो कॉमन से है उसके वही उठाता। तो आप बना के रख लेना, जैसे मुझे मैथमेटिक्स का वरना काउंट करना पड़ता है, यहाँ पे कोई और वर्ड होता तो कितने होते। ये तो मैथमेटिक्स का हमें पता ही है कि 11 होते हैं। तो अपने पास 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपने पास जब भी वो ये कहे डिफरेंट वर्ड कितने बन सकते हैं तो उसमें परमुटेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। और परमुटेशन का कॉन्सेप्ट जब, क्योंकि इसमें अक्सर क्या हो रही है, रिपीट हो रहे हैं, जब भी अपने पास वर्ड रिपीट होंगे या कुछ भी रिपीट होगा तो इस तरह के क्वेश्चन में ये वाला रिजल्ट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है रिजल्ट नंबर 3 है परमुटेशन। थर्ड में है permutation in which things may be repeated, permutation in which things may be, अब क्या होंगी, रिपीट होंगी, रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड हो गई तो वो अपने पास n की पावर r हो जाएगी, उसकी परमुटेशन कितनी होगी, n की पावर r हो जाएगी। 1 टाइम रिपीट होती है n की पावर 1, 2 टाइम रिपीट होती है n की पावर 2, 3 टाइम रिपीट होती है n की पावर 3। ठीक है, एग्जाम्पल किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये पूछेगा हाउ मैनी वे 5 prizes can be distributed into 3%। ठीक है, तो यहां पर ये कह रखा है प्राइजेज, ये क्या है आपके आइटम, आइटम को हमेशा क्या करना है आपको आर सपोज करना है। क्या सपोज करना है, आर। आइटम को हमेशा क्या सपोज करना है, आर। और जो भी आपके पास पर्सन या स्टूडेंट जो भी दे दिया जाए, बचा हुआ जो भी हो उसको एन, तो इसमें क्या होगा 3 की पावर 5। कितनी परमुटेशन होंगे, कितने वे होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के, 3 की पावर 5। ठीक है, यहीं पर मैं एक क्वेश्चन आपको निकालना है, देयर आर 5 पॉकेट्स, देयर आर 5 पॉकेट्स इन द कोट ऑफ पर्सन, इन द कोट ऑफ ए पर्सन, इन हाउ मैनी वे कैन बी पुट 3 पेन्स। तो आपकी ये बोला एक पर्सन की कितनी पॉकेट है, 5, पॉकेट कितनी है 5, और कितनी पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 3 पेंसिल। तो पेंसिल आइटम है तो यहाँ पे पेंसिल को जो है वो आप आर सपोज करोगे और पॉकेट को आप क्या सपोज करोगे, एन सपोज करोगे, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, देखो भाई अब है सर्कुलर परमुटेशन, जो 4th पॉइंट है, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर permutation, circular permutation, circular permutation of n different things, of n different things, n different things की circular permutation आपको बतानी है। ठीक है, things things taking r at a time, तो आपके पास क्या होगी भाई, NPR डिवाइडेड बाय में R हो जाएगा सर्कुलर परमुटेशन में। व्हेन देखो, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टेकन डिफरेंट, अगर दोनों डिफरेंट ले रही हो तो ये होगा, और NPR बाय में 2R हो जाएगी इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टेकन सेम। अगर आप सेम कंसीडर कर रहे हो दोनों क्लॉकवाइज का या फिर एंटी क्लॉकवाइज का, तो NPR बाय में 2R हो जाएगा। सर्कुलर परमुटेशन में n डिफरेंट थिंग्स में से अगर आपको R लेनी है तो NPR बाय में R हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिफरेंट कंसीडर करके चलो। जैसे इस क्वेश्चन का अपने पास ये कहाँ लगेगा, जैसे ये कह दिया जाए कि हाउ मैनी वे कैन 10 पर्सन बी सीटेड एट 6 प्लेसेज। एग्जाम्पल लिखो, हाउ मैनी वे, एग्जाम्पल आएगा हाउ मैनी वे 10 पर्सन seated at 5 places, 5 places। तो आप कैसे लिखोगे, 10p5 डिवाइडेड बाय में 5, तो 10 फैक्टोरियल
10 माइनस 5 5 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 5 तो 1/5, तो ये कितना हो जाएगा भाई 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू में 7 इंटू में 6 बाय में 5, ये हो जाएगा 2। तो जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है भी, जो बचा हुआ पोर्शन है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का, अब मुझे कुछ काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो इस वजह से आज इतना ही करेंगे और जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम कल करेंगे। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।